हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी यूट्यूब चैनल। डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सीएमए फाउंडेशन के जो एक पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसका सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी बच्चे दिसंबर 2025 या फिर जून 2026 में सीएमए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। या फिर आप सभी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, शायद आपके पास होगा, या फिर आप आईसीएमए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे आप उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। शायद आप में से कुछ बच्चे +2 में पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स, या फिर ग्रेजुएशन अभी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमिस्टर में भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन पढ़े होंगे। तो ज़्यादातर टॉपिक्स आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने ये टॉपिक्स अभी पढ़ रखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट या फिर लेंदी चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ आपको कुछ मैनेजमेंट का पोर्शन देखने को मिलेगा, जो कि आप +2 में भी पढ़े हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन में शायद अभी पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपका फाउंडेशन का पेपर नंबर 4 है, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सिलेबस 2022 से चेंज हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पेपर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो सेक्शन ए है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें से आपका 70% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेटेज आपका 70% है। और यहाँ पे चैप्टर वाइज भी लिख दिया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने पोर्शन या फिर कितने परसेंटेज का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन में। सही है, तो देखते हैं। सेक्शन ए में आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड सेक्शन बी में जो आपका दूसरा पार्ट है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिसका पोर्शन है 30%, यानी 100% में से आपका 70% इकोनॉमिक्स का पार्ट है और 30% मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक कंसेप्ट में से आएगा 15%, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से आएगा 20%, मनी एंड बैंकिंग में से आएगा 20%, एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से आएगा 15%। और मैनेजमेंट का एक ही पोर्शन है, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, उससे ही आपका 30% आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सिलेबस देखते हैं, कौन से चैप्टर में से हमको क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले सेक्शन ए को देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स पेपर क्या है, कैसे इकोनॉमी का इवॉल्वमेंट हुआ, कैसे ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आया। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है, नेचर है, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के, जो कि डिफरेंट इकोनॉमिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि एडम स्मिथ हो गए, कि अल्फ्रेड मार्शल हो गए, लियोन एंड रॉबिन हो गए, उन्होंने कुछ कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है। आप पढ़े होंगे +2 में, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन, स्कैरसिटी डेफिनेशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। साथ ही साथ हम कुछ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे सेकेंड चैप्टर, मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही सेकेंड पोर्शन, दैट इज़ यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यूटिलिटी क्या है, कितने तरीके के यूटिलिटी होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वेल्थ क्या है और कितने तरीके के वेल्थ होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल वेल्थ, नेशनल वेल्थ एंड इंटरनेशनल वेल्थ, जिसको हम कॉस्मोपॉलिटन वेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोडक्शन चैप्टर आगे चल के आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, फिर हम देखेंगे वही फर्स्ट चैप्टर में थियोरी ऑफ डिमांड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो डिमांड को स्किप करके आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक्स में। सही है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, या फिर हम उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि डिमांड को प्रभावित करते हैं। हम कह सकते हैं कि डिमांड को बढ़ाते हैं या फिर डिमांड को घटाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर का डिमांड भी बढ़ेगा।
उसी तरह बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड चैप्टर में। फिर हम आएंगे लॉ ऑफ डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड के ऊपर एक तो लॉ जो कि अल्फ्रेड मार्शल दिए हुए हैं, आप पढ़े होंगे शायद, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। उसी लॉ के बारे में हम लॉ ऑफ डिमांड के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी में 3 तरीके के इलास्टिसिटी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी, ओके। फिर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिमांड फोरकास्टिंग, इतने सारे चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद डिमांड एक तो पढ़ लिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। सप्लाई का भी वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। सप्लाई का मीनिंग देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखेंगे। और उसके साथ ही साथ हम इक्विलिब्रियम के बारे में भी पढ़ेंगे, सप्लाई का इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर हम देखेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, और कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, और लॉन्ग रन के लिए हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोडक्शन के लिए जो डिफरेंट कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ता है, उस डिफरेंट कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ कॉस्ट होते हैं शॉर्ट रन बेसिस, शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कुछ अलग तरीके के भी कॉस्ट होते हैं, जैसे कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन सारे कॉस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। फिर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप कह सकते हैं रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक तरीके के हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे, और हम जनरली 4 या 5 तरीके के मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन एक तरीके का मार्केट हो गया, फिर डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के फॉर्म्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है एक तो कंसेप्ट जो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। तो उसमें सबसे पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी का मतलब क्या होता है, कितने तरीके के मनी होते हैं, उसका फीचर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बैंक क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन, बैंक का काम क्या है, कार्य क्या है, ठीक है। फिर उसका यूटिलिटी, प्रिंसिपल। उसके बाद हम 2 तरीके के बैंक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने चारों ओर जो भी बैंक्स देख पा रहे होंगे जो कि पब्लिक से लोन लेता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, पब्लिक को लोन देता है, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी बैंक्स आपके कमर्शियल बैंक्स के अंडर में ही आएंगे, ठीक है। फिर हमारे देश में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है, या फिर आप कह सकते हैं कि हर कंट्री में, हर देश में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। फिर मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड मनी मार्केट, मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट का एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मनी मार्केट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको भी आपने +2 में पढ़ रखा होगा, मनी मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम सबसे पहले पेस्टल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और पेस्टल में जो वर्ड्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोसाइटल, देन T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल एंड L फॉर लीगल। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में पेस्टल भी बोलते हैं। फिर हम देखेंगे इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ वुकैफू। वुकैफू मतलब वोलाटिलिटी, अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी, फियर ऑफ अननोन एंड अनप्रेसिडेंटेडनेस, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये शायद आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा, हाँ नया ही तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे।
फिर सेक्शन बी में आते हैं जहाँ पे हमें फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। जो मैनेजमेंट की आप +2 से पढ़ते आ रहे हैं वही मैनेजमेंट है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पढ़ रखा है या फिर आपने HRM सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आपका ये जो पूरा सिलेबस है ये गो थ्रू हो जाएगा। या फिर आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ मैंने ये सब पढ़ रखा है, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के डिफरेंट जो क्लासिकल थॉट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्कूल ऑफ थॉट्स हम जिसे कहते हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर दोस्तों आपको पता है, आप याद कर पा रहे होंगे, तो मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूँ, आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा ये डेफिनेशन किसने दिया था या फिर कौन ये डेफिनेशन डिफाइन किए थे। वो डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, वन ऑफ द फेमस डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट, स्टेवर्डशिप थ्योरी एंड एजेंसी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ नया है आपके लिए तो हम पढ़ेंगे। फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड लीडिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको ये लीडिंग वाला क्वेश्चन नया लग रहा होगा। फिर हम देखेंगे कम्युनिकेशन, ये भी आपने पढ़ रखा होगा ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कम्युनिकेशन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा। देन कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद आ रहा होगा शायद, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम कवर करने वाले हैं। फिर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। फिर हम लीडरशिप एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका तो मीनिंग तो पढ़ेंगे, कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, लेकिन लीडरशिप का जो टाइप्स है, जो थ्योरीज है, या फिर मोटिवेशन का जो थ्योरीज है, जैसे कि आपने मोटिवेशन में पढ़ा होगा एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हर्बस 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपने पढ़ा होगा, मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन सारे मोटिवेशन के थ्योरीज के बारे में हम डिटेल में 1 आफ्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या है, कितने तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में जब मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है या फिर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ होता है तो उसमें जो प्रोसेस होता है, उसमें जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो बस आज का क्लास यहीं तक था, एक डिस्कशन वीडियो ये था। आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर द CMA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स पेपर। तो इसको अच्छे से गो थ्रू करिए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आपका CMA एग्ज़ाम या फिर फाउंडेशन एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक पेपर के सिलेबस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस हिंदी वाले चैनल को, कॉमर्स एप्टीट्यूड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।